अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी में आप सभी को दिल से खुशामदीद। मेरा नाम नबीला है। मेरे कद 5 फुट 2 इंच है। मेरी उम्र 27 साल है और मैं बहुत ही क्यूट और खूबसूरत हूँ। मेरा चेहरा फूलों की तरह हसीन है। मेरी आंखों में मस्ती भरी हुई है। मेरे गाल मोटे और भरे भरे हैं और मेरे होंठ रस भरे और रसीले हैं। तो हुआ कुछ यूं कि मैं इस वक्त तकरीबन 16 साल की थी जब हमारे मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। मैं कोई बहुत कमज़ोर स्टूडेंट तो ना थी, मगर कोई बहुत ज़हीन स्टूडेंट भी ना थी, जिसकी वजह से इम्तिहान की तैयारी के लिए मुझे किसी न किसी की रहनुमाई की ज़रूरत थी। मेरी खाला का बेटा शहजाद बीए कर चुका था और वो हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं रहता था। मैंने अम्मा जान से कहा कि वो शहजाद से बात करे कि वो फारिग वक्त में मुझे पढ़ा दिया करे। इस तरह मुझे ट्यूशन के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आने जाने की परेशानी भी नहीं होगी और वक्त भी जाया नहीं होगा। अम्मा उसी दिन शहजाद से बात कराई और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने शहजाद से बात कर ली है और वो हर शाम 7 बजे से 9 बजे तक आया करेगा मुझे पढ़ाने। उस दिन मैंने जल्दी जल्दी तमाम काम निपटाए और अपनी किताबें लेकर ड्राइंग रूम में पढ़ने बैठ गई। तकरीबन 7:30 बजे होंगे जब शहजाद हमारे घर आया। शहजाद की उम्र उस वक्त 25 साल के करीब थी और वो काफी वजीह और हैंडसम शख्स के मालिक थे। उनका कद 6 फुट के करीब था, जबकि जिस्म मजबूत और तवाना था। क्लीन शेव के साथ सांवला रंग क़यामत खेज था। रस्मी सलाम दुआ के बाद मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, अच्छा तो मेरी शागिर्द पढ़ाई के लिए तैयार है। मैंने भी सर हिलाते हुए कहा, जी वेरी गुड। ये बताओ किस सब्जेक्ट में खुद को ज्यादा कमजोर समझती हो। शहजाद ने मेरी किताब उठाकर उसकी वर्क पलटते और किताब पर ही नजरें जमाए मुझसे दूसरा सवाल पूछा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैथ और इंग्लिश में कमजोर हूँ। मैं थोड़ी सिमट कर बैठी हुई थी और बात करते हुए भी थोड़ी झिझक रही थी। शहजाद ने किताब मेज पर रखते हुए मेरी जानिब देखा और बोले, अगर इसी तरह तुम घबराती और झिझकती रही तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं तुम्हें कुछ भी पढ़ाऊंगा। वो तुम्हें जहन नशीं भी हो सकेगा, लिहाजा झिझकने की जरूरत नहीं। हम बड़े दोस्ताना माहौल में स्टडी करेंगे और जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे याद भी रखेंगे। जी बेहतर। मैंने खुद को थोड़ा रिलैक्स जाहिर करने की कोशिश करते हुए कहा। उस दिन पढ़ाई तो कोई खास ना हुई, अलबत्ता शहजाद ने अपनी बातों और चुटकुलों की मदद से मेरी झिझक दूर कर दी। मैं अब काफी रिलैक्स भी थी। यही वजह थी कि मैं शहजाद के चुटकुलों का जवाब भी चुटकुलों की सूरत में ही दे रही थी। मेरी चंचल तबीयत बेजार हो चुकी थी। शहजाद ने थोड़ी सी राजी की मशक कराई और इंग्लिश से शुरू करने का कहा कि घर जाने के लिए उठे। अम्मा ने उन्हें रोक लिया कि चाय तो पीकर जाए। शहजाद भी चाय के लिए बैठ गए। चाय और थोड़ी गपशप के बाद शहजाद कल शाम 7 बजे आने का कहकर घर चले गए। तकरीबन 2 हफ्ते तक तो ऐसे ही मामलात चलते रहे। वो वक्त के खास पाबंद थे, वक्त पर आते और अपना काम वक्त पर खत्म करके चले जाते। उनकी शख्सियत जाज़िब नज़र तो थी ही, उनके पढ़ाने और समझाने का अंदाज भी खूब था। यही वजह थी कि मैं शहजाद की गर्विदा हो चुकी थी और उनसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ भी हो चुकी थी। उस दिन शहजाद मुझे रियाजी की मशक करवा रहे थे। जब अम्मा चाय लेकर आई, उन्होंने मेज़ पर रखी और बोली, चाय पहले पी लेना। ये कहकर वो वापस किचन में चली गई। मशक खत्म हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर शहजाद को देना चाही, मगर पता नहीं क्या हुआ, मेरा हाथ कांप गया और सारी चाय शहजाद के ऊपर गिर गई, जिससे उनकी पतलून और शर्ट भीग गई। मेरे तो आसान खता हो गए। मैं दौड़ती हुई गई और तौलिया ले आई। मैं बार बार शहजाद को सॉरी बोल रही थी और साथ ही साथ उनकी शर्ट को तौलिए से खुश करने की कोशिश कर रही थी। जले तो नहीं? मैंने मुसलसल तौलिया रगड़ते हुए पूछा। चाय से तो ना जले, लेकिन अब तुम जरूर जला डालोगी। मैं उनके इस जुमले को बिल्कुल भी ना समझ सकी और इसी तरह तौलिए से उनकी शर्ट खुश करने में लगी रही। मैं शायद कुछ देर और उसी तरह करती रहती, मगर शहजाद ने मुझे रोक दिया। उन्होंने मेरे दोनों कंधों से पकड़कर मुझे खड़ा करते हुए बोला, बस करो बबली। घर में मुझे सब इसी नाम से पुकारते थे। एवरीथिंग इज फाइन। तुम खामखा परेशान हो रही हो। लेकिन मैं खुद में बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए जब मैंने उन्हें शफकत से पेश आते देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। जब शहजाद ने मुझे रोते देखा तो अपनी बाहों में भरकर मुझे सीने से लगा लिया और माथे पर बोसा देते हुए बोले, अरे पगली रोती क्यों हो? तुमने जानबूझकर थोड़ी चाय कराई है।
ये तो हादसाती तौर पर हुआ। उनके दिलासे से मुझे हौसला हुआ और मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हूँ कि हादसा हुआ है, लेकिन हादसात भी तो किसी न किसी गलती का नतीजा होते हैं और इसी हादसे की गलती में मैं जिम्मेदार हूँ। शहजाद भी शायद माहौल को खुशगवार बनाना चाहते थे, इसलिए बोले, बबली मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम ऐसे हादसा रोज किया करो। वो हंस रहे थे और उनके ये मानी खेज हंसी समझ से बाहर थी। मैं भी उन्हें हंसता देखकर मुस्कुरा दी। शहजाद ने कहा, चलो वापस वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हादसा हुआ था। ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों के हिसार में आजाद कर दिया। मैंने वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलने की कोशिश की तो शहजाद ने कहा, आज का काम खत्म, कल देखेंगे। मैं चलता हूँ क्योंकि इस हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। शहजाद अपनी किस हालत की बात कर रहे थे मुझे कुछ पता ना चला। उस दिन जब मैं बिस्तर पर लेटी तो ये वाक़या बार बार मेरे जहन में घूम रहा था। ये सब उस वक्त तो मेरे लिए बामायनी नहीं था, लेकिन उन वाक़यात को सोचना अच्छा लग रहा था और मुझे पता ही ना चला कि कब नींद ने आ लिया और मैं नींद की गहरी वादी में गुम हो गई। उस रात मैंने बारहा ख्वाब में शहजाद को देखा। कभी हम किसी दरिया के किनारे बैठे बातें कर रहे होते, कभी किसी पार्क के कोने में किसी बेंच पर बैठकर राज़ो नियाज़ की बातें कर रहे होते, कभी पहाड़ों, जंगलों और सहराओं में और कभी तूफानी समंदर की लहरों से खेल रहे होते। गर्ज उस रात मैंने और शहजाद ने मिलकर दुनिया जहां की सैर की। मैं उस दिन बहुत गहरी नींद सोई। सुबह उठी तो मेरे ख्वाब का हर मंजिल मेरे जहन में नक्श था। मैं बिस्तर से उठना ही नहीं चाह रही थी। मैं उन ख्वाबों की दुनिया से निकलना ही नहीं चाह रही। मुझे इल्म नहीं कि ऐसा क्यों था, मगर जो भी था बहुत हसीन था। दूसरी शाम जब शहजाद हमारे घर पहुंचे तो मैं उसी वक्त नहा कर निकली थी। मेरे बाल भी गीले थे और उनसे पानी टपक रहा था। शहजाद की बार बार उठती हुई नजरें मैं खूबी नोट कर सकती थी। ख्वाबों में बसी हुई थी, लेकिन जहां लग रहा था कि शहजाद के दिल में भी कोई बात चल रही है। दौरान स्टडी मुझे आज दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि प्यार क्या है, लेकिन इतना जरूर था कि शहजाद के ख्यालात मुझे मदहोश कर रहे थे। जिंदगी में मुझे ऐसी फीलिंग पहले कभी नहीं हुई थी। यूं ही जब शहजाद मुझे मैथ के एक सवाल की मशक करा रहे थे तो मैं उनके बहुत ही करीब हो गई थी। मैंने ऐसा कोई इरादा नहीं किया था, बल्कि ऐसा होना एक इत्तेफाक था। आखिर 9 बजे जब शहजाद घर जाने के लिए उठे तो मैं भी किताबें समेट कर खड़ी हुई। उन्होंने करीब से गुजरते हुए बहुत आहिस्तगी से कहा, बबली तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी, लेकिन उस दौरान वो मुझसे दूर जा चुके थे। इनके अल्फाज सारी रात मेरे कानों में गूंजते रहे। शायद ख़वातीन के मुतालिक सच कहा जाता है कि वो बहुत खुद पसंद हो, इसलिए जब उनकी तारीफ की जाए तो वो फूले नहीं समाती। अगले दिन भी शहजाद वक्त पर आ गए। अभी हमने पढ़ाई शुरू ही की थी कि बिजली चली गई थी। उठी कि मोमबत्ती जलाकर ले आऊं तो शहजाद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, हमने कौन सा मोतियों की माला परोना है, ऐसे ही बैठकर बातें करते हैं, थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी। तो मैं भी वहीं बैठ गई और हम इधर उधर की बातें करने लगे। शहजाद ने मेरा हाथ वैसे ही पकड़ रखा था, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था। अगरचे शहजाद की मोहब्बत मुझ पर हावी हो चुकी थी और उनकी पुरअसरार शख्सियत ने मुझ पर जादू सा कर दिया था, लेकिन मैं फौरी तौर पर कोई फैसला नहीं कर पा रही क्योंकि अंधेरा था और हम एक दूसरे के चेहरों के तासुरात नहीं देख पा रहे थे। हकीकत ये है कि मुझे उनका हाथ अपने हाथ पर अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदरूनी खौफ मुझे रोक रहा था। अगर शहजाद की जगह कोई और होता तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मैं उसका मुंह नोच लेती, लेकिन शहजाद के लिए तो मैं पहले से ही सब कुछ हार चुकी थी। फिर भी मैं ये सब कुछ नहीं चाह रही थी। जो हो रहा था मुझे अजीब सा लगने लगा, इसलिए मैंने शहजाद का हाथ छोड़ा और टॉयलेट जाने के बहाने वहां से उठ गई। लेकिन जैसे ही मैं उठी और कदम बढ़ाने वाली थी, पता नहीं क्या हुआ कि मैं डगमगा गई। उसी लम्हे शहजाद ने हाथ बढ़ाकर मुझे सहारा दिया तो मैं गिरने से बच गई। मैं बहुत नर्वस हो गई थी और जल्दी से टॉयलेट की तरफ भाग गई। मुझे कोई हाजत तो ना थी, अलबत्ता ठंडे पानी से मुंह पर छींटे मारे तो गर्मी का एहसास कुछ कम हुआ। अभी मैं टॉयलेट में ही थी कि बिजली आ गई। मैं वापस ड्राइंग रूम में आई तो शहजाद वहाँ मौजूद नहीं थे। मुझे परेशानी हुई कि वो बगैर बताए क्यों चले गए। उसी वक्त अम्मा ड्राइंग रूम में आई
تو انہوں نے بتایا کہہ رہا تھا کہ اس کے سر میں درد ہو رہا اور بجلی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ گھر جا رہا ہے۔ میں نے بھی کتابیں سمیٹی اور اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ میری سوچ کا محور بس شہزاد ہی تھا۔ اس رات بھی میں انہی سوچوں میں گم ہو کر سو گئی۔ صبح اٹھی تو شہزاد کی یاد میں سارا دن بے قرار رہی۔ شام ہونے سے پہلے ہی میں بے چینی سے شام کا انتظار کرنے لگی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ شہزاد آج کیسے برتاؤ کرتے ہیں، لیکن وقت ہونے کے باوجود نہیں آئے۔ میں انتظار کرتی، لیکن میرا انتظار صرف انتظار ہی رہا۔ وہ 8 بجے تک نہیں آئے تو میں نے اماں سے کہا خیر ہو، شہزاد نہیں آئے، پتہ نہیں کیوں۔ اماں نے کہا کوئی اور کام پڑ گیا ہوگا اس لیے یہ نہیں آ سکا۔ میں نے کہا نہیں اماں، کل جب وہ گئے تھے تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کیا پتا وہ ابھی تک ٹھیک نہ ہوئے ہوں۔ آپ خالوں کو فون کر کے ان کا حال تو معلوم کریں۔ اماں کو بھی جیسے کچھ یاد آیا تو انہوں نے خالہ کو فون کیا۔ خالہ نے بتایا کہ شہزاد تو کل سے سخت بخار میں تھا۔ مجھے معلوم ہوا تو سخت بے چینی ہوئی، دل چاہا کہ ابھی جاؤں اور اس کا بخار خود پر لے لوں، لیکن میں اس وقت یہاں رہ سکتی تھی۔ صبح میں اماں کے ساتھ لے کر ان کی خیریت معلوم کرنے خالہ کے گھر گئی۔ دیکھا تو واقعی شہزاد بخار کی وجہ سے بستر پر پڑے تھے۔ تھوڑی رسمی بات چیت کے بعد وہ وہیں بیٹھ گئی۔ خالہ اور اماں بھی ساتھ بیٹھی تھی اور اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ شہزاد نے ایک بار ہماری طرف دیکھا، پھر اپنی آنکھیں موند لیں۔ ہم خالہ اور اماں کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم خاموش بیٹھے رہے، جبکہ خالہ اور اماں باتیں کرتی رہی تھی۔ باتوں باتوں میں خالہ نے بتایا کہ ان کے سہیلی کی بیٹی کی شادی ہے، جہاں ان کا جانا بہت ضروری تھا، لیکن وہ نہیں جا سکی۔ اماں نے پوچھا کیوں نہیں جا سکتی، تو خالہ بولی جس کے ساتھ جانا تھا وہ تو بستر پر پڑا ہے، اور تمہارے بھائی صاحب خالو بھی دفتر سے چھٹی نہیں لے سکے کہ میں ان کے ساتھ چلی۔ اماں چونکہ خالہ کی سہیلی کو جانتی تھی اور انہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں رہتی ہیں، اس لیے بولی تمہاری سہیلی کون سا دوسرے شہر میں رہتی ہے، ٹیکسی پکڑو اور 2-3 گھنٹوں میں واپس آ جاؤ۔ میں نے یہ سنا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر اماں اور خالہ شادی میں چلی جائیں تو مجھے شہزاد سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے بھی اماں کی تائید میں کہا خالہ اگر آپ کی سہیلی اسی شہر میں ہے تو آپ ضرور ہوئیں، شہزاد کی فکر نہ کریں، 2-3 گھنٹوں تک ہم ان کی تیمارداری کر۔ خالہ اور اماں کو میں نے شادی میں جانے پر راضی کر لیا، اگرچہ اماں جانا نہیں چاہتی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں اور شہزاد اب گھر میں اکیلے تھے۔ کوئی 15 منٹ تک ہم تو کوئی بات نہیں کی۔ شہزاد ویسے ہی آنکھیں موندے لیٹے رہا، شاید وہ میرا انتظار کر رہے تھے کہ میں کوئی بات شروع کروں، لیکن میں تذبذب میں تھی کہ بات کیسے شروع کروں اور کون سی بات کروں۔ تنہائی اور خاموشی کا ماحول عجیب طرح سے پر اثر تھا۔ شہزاد نے میری طرف کروٹ لے کر آنکھیں کھول دی۔ نبیلہ تم نے مجھے جلا ڈالا۔ ان کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی، ان کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ تم شاید سمجھ رہی ہوگی کہ میں بخار سے تپ رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، دیکھو جل رہا ہوں میں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ دیا۔ ان کا ماتھا واقعی انگارے کی طرح گرم تھا۔ جی شہزاد، میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل پایا۔ ساتھ دیوانوں کی طرح میرے ہاتھ کو اپنے چہرے پر رکھ رہے تھے، جیسے انہیں اس سے سکون مل رہا ہو۔ سکون تو مجھے بھی حاصل ہو رہا تھا، محبت تو مجھے بھی ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔